नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं दिसंबर महीने का। ये चौथा वीक चल रहा है। यहां पर हम बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड स्टेट न्यूज़ या फिर अवार्ड संबंधित जो भी करंट अफेयर होगा उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग स्टेट और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पर बात की जाएगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज़ को रिवाइज करेंगे यहाँ पे, मतलब जो भी इस महीने के, दिसंबर महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम स्टेट न्यूज़ की। तो स्टेट में सबसे पहले बात हुई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र स्टेट ने एक मोबाइल ऐप और एक स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि उनके यहाँ पर जो भी बसें चल रही हैं, जो भी ट्रैवलिंग की चीज़ें हैं, उनमें इनका यूज़ हो पाएगा। जैसे कि चलो मोबाइल ऐप क्या करेगा, पहले आप जाने से पहले ही जैसे रेलवे में टिकट बुक करते हैं उसी तरीके से आप बस में टिकट बुक कर सकते हैं। और स्मार्ट कार्ड क्या होगा, इसमें आप रेगुलर जैसे आप जाते हैं बस में, तो बस में आपको टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन आप इस स्मार्ट कार्ड से आप अपना रिचार्ज करा लीजिए, या फिर ये स्मार्ट कार्ड कुछ महीने तक वैलिड होगा। उसके बाद ये उसमें डेट वगैरह लिखी होगी। अगर उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। तो एक स्मार्ट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और चलो मोबाइल ऐप, जिसमें आप टिकट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बुक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है। तो आदित्य ठाकरे इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना पड़ेगा इनका नाम। आदित्य ठाकरे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अगली न्यूज़ है झारखंड से। तो झारखंड ने मॉब लिंचिंग और जो वायलेंस होता है उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए एक बिल पास कर दिया है। मतलब अगर आप मॉब लिंचिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको जुर्माना प्लस आपको जेल हो सकती है। कुछ यहाँ पर अलग अलग धाराओं के अंतर्गत आपको जेल होगी, 1 साल से लेकर 3 साल के आसपास आपको जेल हो सकती है। और भी संगीन हुआ अगर आरोप तो आप पर और उससे ज़्यादा भी जुर्माने और जेल किया जा सकता है। तो झारखंड ने मॉब लिंचिंग और वायलेंस के ऊपर, मॉब वायलेंस के ऊपर एक बिल पास कर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। झारखंड ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना है। इनसे पहले 3 राज्य कर चुके थे, ये चौथा राज्य बना है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, इनसे पहले वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मणिपुर ऑलरेडी इस बिल को पास कर चुके हैं। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड चौथा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस के ऊपर एक बिल पास कर दिया है। मॉब वायलेंस में आपको बता दूं, भीड़ जब मिलकर किसी एक पर्सन को मार देती है या फिर उसके ऊपर अटैक कर देती है, इसको कहा जाता है मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग। ठीक है, यहाँ पर बात करें झारखंड की, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की कैपिटल है रांची। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने क्या किया है, उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु को कटक में लॉन्च किया है। और कटक में किस नदी के ऊपर लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता दूं, महानदी रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। और उड़ीसा के सबसे लंबा ब्रिज है, 4 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें टोटल 111 करोड़ रुपया का खर्चा आया है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, इसके गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया नवीन पटनायक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्री स्मार्टफोन योजना और टैबलेट योजना को लॉन्च कर दिया है। कब करेंगे लॉन्च, तो 25 दिसंबर को इन्होंने इसको लॉन्च किया था। 25 दिसंबर को क्यों चुना, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन जन्मदिन होता है। उसी जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ,
उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसी फाइनल ईयर में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वहाँ पर उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसको सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको टैबलेट और मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन्स देने की घोषणा की है। यहाँ पर ये जो योजना है इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर। इसको एक्सटेंड करके सभी बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन इनिशियली अभी फाइनल ईयर के बच्चों को चूज़ किया गया है। जो भी जैसे किसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनको दे दिया जाएगा ये, ठीक है। तो 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ है पंजाब से। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है, किसको, जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने। मैं आपको बता दूं, जैसे ये नाम आता है ना जगन्नाथ रथ यात्रा, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में उड़ीसा जाता है सबसे पहले, क्योंकि उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकाली जाती है। अब पंजाब ने भी इसको स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है, तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए जो ये रथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा, लॉर्ड कृष्णा बलराम की रिस्पेक्ट में इस यात्रा को निकाला जाता है। यहाँ पर बात करें पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी है, जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी है। और पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ है नागालैंड से। नागालैंड राज्य ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा कर दी है। पहले इनके पास थे 12 डिस्ट्रिक्ट और अब हो चुके हैं 15 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इन्होंने नए 3 डिस्ट्रिक्ट को बना दिया है। यहाँ पर उन 3 नए डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यूलैंड, सेमेन्यू और चिमुकेदिमा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नागालैंड में नए बनाए गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, नागालैंड भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट का एक स्टेट है। आपको पता होगा वहाँ पर 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 राज्यों को मिलाकर वहाँ पर 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। आपसे ये एग्जाम में वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, नागालैंड की जो बाउंड्री है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, किसके साथ, म्यांमार के साथ इनकी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है। आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफी रियो, और नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है नागालैंड का। मतलब ये जो परमानेंट गवर्नर हैं असम के, लेकिन इनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है नागालैंड का, क्योंकि नागालैंड में ये जगह खाली थी। क्यों खाली थी, क्योंकि RN रवि जो यहाँ के गवर्नर थे उनको तमिलनाडु भेज दिया गया है, तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया, तो यहाँ की पोस्ट खाली हो गई, और पोस्ट खाली होने की वजह से जगदीश मुखी जी को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है नागालैंड का। तो इस समय नागालैंड के एक्स्ट्रा प्रभारी गवर्नर है जगदीश मुखी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड को प्रमोट करेंगे, मतलब वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो सरकार की जो स्कीमें हैं उनको प्रमोट करेंगे। तो उत्तराखंड ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ऋषभ पंत कौन है, तो ये भारत की जो क्रिकेट टीम है, मेंस क्रिकेट टीम है, उसके विकेट कीपर हैं, बैट्समैन और विकेट कीपर हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। आगे बात करें तो तमिलनाडु से एक न्यूज़ है, तमिलनाडु ने तमिल थाई वजुत्थु एक सॉन्ग है, उसको स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित कर दिया है। जब तक इस सॉन्ग को गाया जाएगा तब तक वहाँ के सभी जो नागरिक हैं, तमिलनाडु के सभी नागरिकों को ये आदेश दिया गया है कि आप जब ये गाया जाए तो आपको खड़े होना पड़ेगा। जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनको छोड़कर बाकी सभी को इस पर जैसे राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना पड़ता है, वैसे ही आपको इस गाने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। और ये अब स्टेट सॉन्ग बन चुका है तमिलनाडु का,
ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन और गवर्नर है R.N. रवि। और आपको बता दूं R.N. रवि जो मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, ये नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन अब ये बना दिए गए हैं तमिलनाडु के गवर्नर। तो वहां पर जगह खाली हुई तो जगदीश मुखी जी को बना दिया गया। अब बात करें स्टेट डांस की, तो भारतनाट्यम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तमिलनाडु का स्टेट डांस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हरियाणा से। हरियाणा ने अपने यहाँ खेल को प्रमोट करने के लिए, जो गेम्स हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 लॉन्च की है, जिससे कि अपने यहाँ के खेलों के स्तर को और बेहतर किया जाएगा। आप जानते होंगे कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वहाँ पर हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। उस परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करें, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल, दोनों राज्यों की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, आपको दोनों का याद रखना है। अगर बात करें हरियाणा के गवर्नर की, तो बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। झारखंड से न्यूज आई है कि उन्होंने सहाय स्कीम को लॉन्च कर दिया है। कहां पर लॉन्च किया है? मॉइस्ट हिट एरिया में, जो नक्सलवादी एरिया होते हैं जहां पर नक्सली संबंधित एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, वहां पर एक स्कीम को लॉन्च किया इन्होंने, सहाय स्कीम को, जिससे कि वहां के जो नौजवान बालक और बालिकाएं हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित किया जा सके और वो मॉइस्ट की तरफ, मतलब नक्सलवाद की तरफ आगे ना बढ़े, उनको वहां पर बढ़ने से रोका जाए। ये सरकार की स्कीम है। ठीक है, तो सहाय, मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्सनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम। ये वहां के जो बालक बालिकाएं हैं जिनकी काफी कम उम्र होती है उनको यहां पर स्पोर्ट्स की तरफ प्रोत्साहित किया जाएगा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहां पर बात करें झारखंड की, तो हमने बात कर ही ली, हेमंत सोरेन इसके चीफ मिनिस्टर, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर। आगे बात करें, अब स्टेट की जितनी भी न्यूज है उनको सिंगल लाइन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने इनको लास्ट वीडियोस में कवर कर रखा है। बस आप एक बार नजर से अपने गुजार दीजिए, जिससे कि आपको पेपर में अचानक से अगर आ जाए तो आपको याद रह पाए। बात करें ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, उन्होंने $112 मिलियन का लोन दिया है असम स्किल यूनिवर्सिटी को, जो कि अपने यहाँ पे जो बच्चों वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराई जा सके असम के द्वारा। तो असम स्किल यूनिवर्सिटी को $112 मिलियन का लोन दिया गया है ADB के द्वारा। उत्तराखंड ने एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उत्तराखंड में एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो उत्तराखंड में है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में ऑर्गेनाइज कराया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया है अपने यहाँ पर, मतलब जनरल की जो प्रॉब्लम है, जो भी सामान्य वर्ग में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये जो कमीशन है ये काम करने वाला है। और आपको बता दूं, इस जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जनरल्स जो कास्ट है, मतलब जो एक जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और चुनाव के मद्देनज़र ऐसा किया गया है, ये कह रहा है विपक्ष का। ठीक है, बात बताएं कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। आगे बात करते हैं हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अब हैदरपुर को इंक्लूड करके 9 साइट्स हो चुकी है रामसर की। टोटल भारत में तो हो चुकी है 47 और उत्तर प्रदेश में हो चुकी है 9। ठीक है, आगे बात करें तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि उनके यहाँ पर जो मिल्क संबंधित जो प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में लोग जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट मिल सके और उनके यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। किसानों संबंधित स्कीम है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने गुजरात को बताया है कि इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हब है ये, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाकी सारे राज्यों के कंपेयर में। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वह चाहते हैं कि वहां के जो लोकल नागरिक हैं, जो झारखंड के नागरिक हैं, वहां पर जाएं और सरकार को सजेस्ट करें कि उनको किस तरीके का उनका बजट चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को रेस्पेक्ट दी गई है प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। केरल ने जो अपने यहाँ के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, डेवलप तो ऑलरेडी है वो, केरल की जो टूरिज्म सेक्टर है काफ़ी अच्छा डेवलप है, उसको और बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है, अगर चल जाएगा तो इसको कैरी करेंगे, नहीं चल जाएगा तो इसको फिर हटा के दूसरा कुछ चलाएंगे। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में एक सिटी है, वहाँ पर पहली इंडिया की रोपवे सर्विस को स्टार्ट किया गया है आम पब्लिक के लिए। ठीक है, चलिए, और वाराणसी से हमारे जो प्रधानमंत्री जी ही लोकसभा के लिए चुनकर आए हुए हैं। आगे बात करें। अब बात होगी अवार्ड और ऑनर की। तो भारत में और दुनिया में किसको किसको क्या क्या अवार्ड्स मिले उसकी यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। पहला क्वेश्चन है आईआईटी रुड़की। मैं आपको बता दूं भारत में टोटल आईआईटी है कितनी, तो 23 इस समय पर आईआईटी है। सबसे पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर बनी, इतनी चीज आपके लिए स्टैटिक है। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की को पहली पोजीशन मिली है सीआईआई के द्वारा, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, किसमें, मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट के रूप में, मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट के रूप में सीआईआई ने पहली पोजीशन दी है आईआईटी रुड़की को। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इमा रेडुकानु। जो इमा रेडुकानु है ये कौन है, मैं आपको बता दूं, ये टेनिस की प्लेयर है और इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इनको बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है इनका। ठीक है, तो एमा रेडुकानु जो कि टेनिस खेलती हैं, यूके से बिलोंग करती हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बीबीसी के द्वारा 2021 का इन्हें चुना गया है। बाकी आप यहाँ पर दूसरे अवार्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे हेलन रोलासन अवार्ड मिला है जेन बेटी को, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना इनमें याद नहीं रखना, ये याद रखना है। प्लस कोच ऑफ द ईयर गैरेथ साउथगेट, इनको दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। टीम ऑफ द ईयर इंग्लैंड मेंस की फुटबॉल टीम को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार दिया गया है राकेल ब्लैकमोर को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सिमोन बाइल्स को। अनसंग हीरो सैम बार्लो को दिया गया है। और यूथ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन को दिया गया है। लेकिन आपको सारे अवार्ड याद नहीं रखने, एक ये, दूसरा और तीसरा हमको सिर्फ ये याद रखना है। 3 अवार्ड आप याद रखते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे अवार्ड बीबीसी के द्वारा दिए गए हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सेल को, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। पिछले 2 साल, मतलब ये 3rd टाइम इनको लगातार दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। एनवायरमेंट संबंधित जो भी, जैसे कोई इंडस्ट्री है एनवायरमेंट को देख रेख कर अपनी जो प्रोजेक्ट है वो बनाती है, उसको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए इन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की है एज ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 में भी, 20 में भी दिया गया था, 19 में भी दिया गया था। ठीक है, यहां पर बात की जाए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसको बनाया गया था 1954 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और सोमा मंडल इसके सीईओ हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवनी लेकारा। अवनी लेकारा एक शूटर है, इन्होंने, ये पैरालंपियन है और भारत के लिए
इन्होंने 2 मेडल जीतकर इस बार लेकर आई है टोक्यो पैरालंपिक में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल प्लस ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई। 10 मीटर की जो शूट हुआ था वहां पर ये गोल्ड जीती, और 50 मीटर का जो शूट हुआ था वहां पर ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है और इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर 2021 का पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। तो इनका नाम है अवनी लेखारा। नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत पैरालंपिक में इस साल 24वें नंबर पर रहा, मतलब रैंकिंग वाइज 24वें नंबर पर रहा। मेडल जीत कर लाया 19 मेडल भारत को इस साल मिले, और 5 मेडल मिले गोल्ड, और 8 मेडल मिले सिल्वर, और 6 मेडल मिले ब्रॉन्ज, जिसमें से 2 मेडल थे इन्हीं के, अवनी लेखारा के। और भारत का इस साल ओलंपिक में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। 7 मेडल टोटल लेकर आए भारत, उसमें 1 था वहां पर गोल्ड और 2 थे सिल्वर, और बाकी जो बच गए 4 मेडल थे ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे बात की जाए तो कुमार मंगलम बिरला, जो जिनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, भारत के ये इकलौते इंडस्ट्रियल हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनके साथ सत्य नडेला, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को दिया गया है। भारत की इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले ये पर्सन है जो कि इकलौते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है, कुमार मंगलम बिरला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिमोन बाइल्स, जो कि अमेरिका की जिम्नास्ट है। इनको टाइम्स मैगजीन 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको नाम याद रखना है, सिमोने बाइल्स, जो कि अमेरिकन जिम्नास्ट है। ठीक है, बीबीसी ने भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, उनका नाम भी आपको याद रखना है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो बीबीसी के द्वारा भी इनको चुना गया था, इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिमोन बाइल्स को दिया गया था, जो कि बीबीसी के द्वारा था। और ये वाला अवार्ड आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ये अवार्ड दिया गया है टाइम्स के द्वारा इनको दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर। तो दोनों अवार्ड आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें, सुनील गावस्कर, जिनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनर किया गया है, मेडल मतलब रेस्पेक्ट में दिया गया है। और इनको आप जानते ही होंगे, इनको लिटिल मास्टर कहा जाता था, और इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पुरानी जो भारत की टीम थी उसमें बहुत रेस्पेक्टेड नाम था इनका। इन्होंने एक ज़माने में इनका रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा 100 मारने का, लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ये सब लोग आए और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन ये अपने ज़माने के बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, भारत से बिलोंग करते थे, लिटिल मास्टर कहलाए जाते थे। रिस्पेक्ट के लिए इनको मेडल दिया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर बात की जाए SJFI, इसको फाउंड किया गया था 1976 में ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और भी बहुत सारे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। कौन कौन से अवार्ड थे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, कोई भी नहीं, आप समझ सकते हैं कि किसको दिया जा सकता है, नीरज चोपड़ा, सबसे ज़्यादा गूगल में इस साल सर्च होने वाले इंडियन पर्सन है ये। इनको इस साल दिया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। नाम याद रखना है, जेवलिन थ्रो करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इन्होंने मीराबाई चानू को दिया है, जो कि भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जिताकर लाई थी, और पहला मेडल था सिल्वर। इन्होंने भारत को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जिताया है, और ये बिलोंग करती कहाँ से है, ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से। अगला है टीम ऑफ द ईयर दिया गया है इंडियन मेन हॉकी टीम को। इंडियन मेन हॉकी टीम की बात कर ली जाए तो 41 साल बाद मतलब 41 ईयर बाद इंडिया की कोई हॉकी टीम जो कि कोई भी मेडल जीत कर लाई है। भारत को 1980 में लास्ट टाइम मेडल मिला था, वो भी गोल्ड मेडल था ओलंपिक में, और अब फाइनली 2021 में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो का, उसमें भारत को यहां पर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिताया, इसलिए इसको टीम ऑफ द ईयर चुना गया है इसके द्वारा। यहां पर बात करी जाए पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया मेंस कैटेगरी में प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। और सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, भारत के लिए ये भी मेडल लेकर आए हैं। कौन सा मेडल दोनों लेकर आए हैं,
तो दोनों लोग मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए गोल्ड पैरालंपिक में। ठीक है, आगे बात करें, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का वुमेन कैटेगरी में अवनी लेखारा को मिला, जो कि आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए 2 मेडल, इकलौती ऐसी महिला बनी जो कि 2 मेडल भारत को पैरालंपिक में जिताकर लाई हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज। अगला है, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को, जो भी ओलंपिक में गोल्ड लेकर आया भारत के लिए उन सबको मिलाकर स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला है। आगे बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जी को एक और विदेशी धरती से अवार्ड दिया गया, वो है भूटान की धरती। भूटान का भारत ने कोरोना वायरस के समय पर काफ़ी ज़्यादा मदद की, मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी मदद की, ऑक्सीजन से रिलेटेड, जिसकी वजह से भूटान ने रेस्पेक्ट दी हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो कि जिनको अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्होंने दिया है। इनके प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लोत्से सेरिंग, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ये हाईएस्ट अवार्ड की घोषणा की है। और इनके हाईएस्ट अवार्ड, जैसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है, भारत रत्न, तो यहाँ का क्या है, नगदाद पेलगी कोरलो, नगदाद पेलगी कोरलो। ठीक है, इनके यहाँ का अवार्ड का नाम है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। बात करें भूटान की, तो भूटान भारत से 4 राज्यों से कनेक्ट होता है। आपको चारों राज्य अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करने हैं। और भूटान की बात की जाए तो कैपिटल इसकी थिम्पू है, प्राइम मिनिस्टर लोत्से सेरिंग है, और भूटानीज नगलट्रम यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन से देश ने अपने यहाँ के हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, तो आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया ने, अफगानिस्तान ने, फ़लस्तीन ने, यूएई ने, रशिया, मालदीव और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने अवार्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, अपने हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। आगे बात करें तो अगले हैं जो कि हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इनको रिवाइज सिर्फ करेंगे। तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का इलॉन मस्क को चुना है, और हरनाथ संधू जो कि भारत की चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, इनको 70 नंबर का मिस यूनिवर्स चुना गया है, और भारत से ये तीसरी महिला है। ठीक है, आगे बात करें तो इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता जो कि कोलकाता में भारत में काम करती हैं, इनको रामानुजन प्राइज 2021 का दिया गया है मैथ की फील्ड में अपने योगदान के लिए। आगे बात करें, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट हैं रूपेश गोयल, जिनको यूथ जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। अगला, नीलमानी फुकन जूनियर, जिनको 56 और 57 दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा जिनको असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलीट के द्वारा चुना गया है, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, आपको ये बात याद रखनी है। वी प्रवीण राव को 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017-19 का दिया गया है। लियोनल मेसी को 7th बालन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फुटबॉल का एक अवार्ड है। आगे बात करें, अब बात करेंगे करंट अफेयर एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भारत के किसानों की जो पहुंच है ग्लोबली बनाने के लिए इनके साथ टाई अप किया है। मतलब यहाँ पे किस तरीके से बेहतर किया जाए अपनी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नीति आयोग इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 2015 में, जो भारत के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो प्रधानमंत्री जी इनके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, और अमिताभ कांत जो कि यहाँ के CEO हैं। बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसको फाउंड किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड बीसले। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, NPCI ने पार्टनरशिप की है उद्यमी बिजनेस के साथ। उद्यमी बिजनेस के साथ NPCI ने पार्टनरशिप की है। क्यों की है? क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को इनोवेटिव लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए ये इन्होंने उद्यमी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है। NPCI की बात की जाए
तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको फाउंड किया गया था 2008 में और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एमडी और सीईओ दिलीप आसबे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जो कि GACL ने गेल के साथ पार्टनरशिप की है। GACL क्या है? तो गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, इन्होंने गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि अपने यहाँ पर ये बायो इथेनॉल प्लांट्स को डेवलप कर सके और आसानी से उसको यूज़ में ला सके। तो आपको बता दूं इसकी जो कैपेसिटी है 500 किलो लीटर पर डे प्रोड्यूस करने की है बायो इथेनॉल, और गुजरात में इसको बनाया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, गुजरात के लिए किया गया है। और गेल की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1984 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। मनोज जैन इसके इस समय CMD हैं। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर जितनी भी स्कीमें हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे TVS ने पार्टनरशिप की है BMW के साथ। क्यों की है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन और ICAR के साथ पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर फील्ड को अच्छा अपने यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए। IIT दिल्ली ने इंडियन एयर फोर्स के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि इंडिजीनियस जो भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया जा सके और उनको यूज़ किया जा सके, मार्केट में उतारा जा सके। तो इंडियन एयर फोर्स IIT के द्वारा पार्टनरशिप कर रहे हैं जिससे कि इम्प्रूव कर सके इंडिजीनियस जो एफर्ट है उसको और बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि इन फील्ड में भी जो प्लेन्स वाली फील्ड है, जो एरोप्लेन वाली फील्ड्स है, उसमें भारत भी अपना योगदान दे सके दुनिया में। बात की जाए उड़ीसा ने टाई अप किया है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ, जिससे कि वो अपने यहाँ पर मिशन शक्ति लिविंग लैब को डेवलप करना चाहता है। महिलाओं की इसमें भागीदारी ज़्यादा हो, ये उड़ीसा की चाह है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है SBI जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने MOU साइन किया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ। मतलब जो सैनिक बोर्ड है, अब इसकी जो भी बैंकिंग प्रॉब्लम्स या फिर बैंकिंग काम है उनको SBI के द्वारा किया जाएगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्लीन एनर्जी के लिए आपस में पार्टनरशिप की है। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ये दोनों कंपनी एक हो चुकी हैं, आपको तो ये मालूम होगा। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इनके साथ MOU साइन किया है जिससे कि MSME सेक्टर को ये सपोर्ट कर सके और मध्य प्रदेश में डेवलप कर सके। अगला है मेक माई ट्रिप, जिसने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है जिससे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को प्रमोट करेगा। मतलब यहाँ पर जो भी बुकिंग है और जिस तरीके से प्रमोशन हो सके ट्रैवलिंग का, उस तरीके से मेक माई ट्रिप प्रमोट करने वाला है और साथ साथ सपोर्ट करेगा सिविल एविएशन का जो बिजनेस है उसको बेहतर बनाने में। ठीक है, तो रीजनल कनेक्टिविटी को और अच्छे तरीके से प्रमोट करने का काम अब किसका हो चुका है? मेक माई ट्रिप का। आगे बात करते हैं, अब बात की जाएगी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर महीने के उनकी। ठीक है, सारे डेज ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ले लिए हैं। नीचे से स्टार्ट करता हूँ। BSF ने 57th रेजिंग डे को 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला वर्ल्ड एड्स डे जिसको 1 दिसंबर को मनाया गया, आपसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और साथ साथ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये दोनों डे मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट कौन सा है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर कवर किए हैं, लेकिन ज़्यादा पूछा जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला है इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला है 7 दिसंबर को। अगर आप सिविल एविएशन डे ये नहीं याद रखना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन नेशनल आर्म फोर्स और फ्लैग डे को ज़रूर याद रखिएगा, ये 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला है ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 50वां भारत ने इस साल 50वां विजय दिवस मनाया जो कि 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। विजय दिवस क्यों 50वां हुआ?
मैं आपको बता दूं 1971 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो उसमें जो विजय हुई थी उसी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस साल 50वां साल है, तो 50वां इसका विजय दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया गया और नेशनल माइनॉरिटी राइट डे ये भी 18 दिसंबर को मनाया गया। दोनों ही डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस डे, जो कि गवर्नेंस डे आपको यहां पे लिख भी रखा है मैंने। गुड गवर्नेंस डे अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2014 से इसको नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया हुआ है मनाने का। और इस साल जो गुड गवर्नेंस वीक 2021 में 20 से 25 दिसंबर मनाया गया। नेशनल मैथमेटिशियन डे 22 दिसंबर को मनाया गया और इंडियन नेशनल फार्मर्स डे मनाया गया 23 दिसंबर को। नेशनल कंज्यूमर राइट डे यहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं 24 दिसंबर को इसे मनाया गया। और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा, किस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।